इस वक्त भी आपको सच्चाई नहीं बताई गई, इस वक्त भी आपको कंफ्यूज रखा गया, तो यकीन मानिए कि आप ही से 50 साल बाद फिर लोग पूछेंगे कि आपको जब आप छोटे थे तो कुछ सच बताने वाले लोग नहीं थे, इसलिए हम बता रहे ताकि आप फख्र कह सके कि हां उस वक्त थे कुछ लोगों ने, हमें सच्चाई बताई थी, इसलिए अब हम गलत बात नहीं बताएंगे। और कश्मीर से लेके केरला और केरला से लेके आसाम और उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, जितने सूबों का नाम ले लीजिए, कुछ में कम कुछ में ज्यादा, इस देश के सामने जितनी चुनौती सन 1947 में नहीं थी उससे 1000 गुना चुनौतियां हैं। 1947 में आपको दुश्मन नजर आता था, उसकी चाल समझ में आती थी, उसकी बातें समझ में आती थी, लेकिन 2017 में आपके सामने क्या चुनौती है, आपका दुश्मन कौन है, यह आपको पता ही नहीं चल पा रहा। और टेलीविजन की डिबेट में मैं आर सिंह साहब जैसे लोगों के लिए दुआ करता हूं कि इनको अल्लाह जो है उम्र दराज करे और इनकी उम्र बढ़ाए और उनको मजबूत, इनके इरादे बुलंद रखे। जनरल जीडी बख्शी हैं, सुशील पंडित हैं, ये तमाम 10-12 ऐसे नाम हैं जो हिंदुस्तान के टेलीविजन पे लगातार, चाहे वो कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, आतंकवाद हो, इस्लाम हो, मोहम्मद हो, तमाम सारी बातों के चीज़ों में जितनी खुल के, जितनी साफगोई के साथ ये लोग कहते हैं, उस वजह से इस देश में एक माहौल ज़रूर बना है कि जो लोग कल तक कुछ बातों को कहते में शर्माते थे, कुछ बातों को कहने से डरते थे, कुछ बातों को उससे बचने की कोशिश करते थे, आज लोग सवाल पूछ रहे हैं और उन लोगों के पास जवाब नहीं है। मेरी आप सबसे आज के इस खिताब, इस एड्रेस, इस भाषण या जो भी आप तकरीर कह लें, मेरा एक ही मकसद है कि जब आप यहां से जाएं तो आप ये जरूर याद रखें कि हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ एक्स नेता, वाई नेता, जेड नेता, ये तमाम जो कुछ बातें आपको बताते हैं, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बताते हैं, ये इतिहास को मजबूत करने, आपके भविष्य के लिए नहीं बताते। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरा एक पार्टी का नाम है। मैं रोज हेडलाइन सुनते हैं, कभी ट्रिपल तलाक पे बात सुनते हैं, कभी निकाह मुता पे बात सुनते हैं, कभी कश्मीर के हुर्रियत के बारे में बात सुनते हैं, कभी एक और जमात है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इन तमाम शब्दों को जब आप सुनते हैं तो मुझे नहीं पता कि आपके मन में क्या सवाल उठता होगा, क्या आप इसको समझ भी पाते होंगे, या आपको लगता होगा पता नहीं कौन लोग हैं, हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप अपने कैरियर पे 110% ध्यान दें, लेकिन यह देश सुरक्षित रहेगा तब आपका वो 110% पढ़ाई करना मतलब का होगा, नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा पढ़ेंगे, डिग्री आपके पास होगी, आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन आपका घर महफूज नहीं है, आपके बुजुर्ग महफूज नहीं है, आपकी आबोहवा महफूज नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स महफूज नहीं है, तो यह किस काम आएगी डिग्री? इसको करिए, लेकिन जो आपके आसपास घट रहा है, जो दुश्मन आपके बीच में बैठा हुआ है, जिस दुश्मन ने आपको इतना मिसगाइड कर दिया है कि एक कश्मीर में 1993 में एक जमात बनी जिसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, और उसको मात्र 16 लोग चलाते हैं, उन्होंने पूरे देश की राजनीति को तदल बदल कर दिया है। उन्होंने इस देश की आर्मी की रिट को चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने इस सरकार की रिट को चैलेंज किया हुआ है। और क्या वजह है कि 70 साल से ये जहरीले नागों को कौन पाल रहा है और किसके कारण वो भारत को चुनौती देते हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैं कश्मीर का नहीं हूं, सिंह साहब कश्मीर के नहीं हैं, ये तमाम समस्याएं हमारी जिंदगी में होंगी, लेकिन हमको लगता है कि आप सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। आज आपको कश्मीर के बारे में डिबेट हो रही है, मेरा दावा है कि मेरी उम्र भी 50 के आसपास है, 70 तक अगर मैं जिया तो यही प्रॉब्लम आपको आसाम में और केरला में नजर आएगी। इसलिए आपको बताने के लिए हम लोग आए हैं कि आज जो आपके सामने समस्या है, कल आप लोग डिग्री लेंगे, बाहर जाएंगे, कुछ लोग इसमें से पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल्स होंगे, कुछ मीडिया में जाएंगे, लेकिन मीडिया भी इस देश का जो है कंफ्यूज है। और मीडिया का भी एजेंडा यह है कि वो बातें करो जो सबको अच्छी लगे। और मैं और सिंह साहब और हमारी पूरी टीम, हम वो बात करते हैं जो किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन बात सच होनी चाहिए। कभी आपने सोचा है
कि टेलीविजन पे बैठ करके कुछ लोग इस देश को तोड़ने की बात कहने की हिम्मत जुटा लेते हैं, और हम कहते हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये वैसे ही बीमारी है कि जैसे आपको कोई बीमारी हो जाए, आप कहें बुखार आ जाता है, थोड़ा हो सकता है मैं कल दूसरी टेबलेट खा लूंगा, वो आ जाता है, मुझे अक्सर आ जाता है, और बाद में पता चला कि वो डेंगू हो गया आपको एक दिन। और जब डेंगू होता है तो जीवन और मरण का प्रश्न बन जाता है। आपने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश में कुछ समस्याओं को बढ़ने दिया। उनके राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ देश का स्वार्थ नहीं था। मेरे लिए देश का स्वार्थ सबसे बड़ा है, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। कश्मीर के ऊपर बहुत सवाल हैं, आतंकवाद के ऊपर कई सवाल हैं। मैं ना इस बात से परहेज करता हूं कि किसको मेरी बात बुरी लगेगी, किसको अच्छी लगेगी। हां, लेकिन मैं भरी महफिल में अगर मेरी बात से किसी को दो राय है, कोई इत्तफाक है, तो मैं पूरी उसे मौका देता हूं कि वो किताब के हिसाब से, चाहे वो हदीस का मामला हो, कुरान का मामला हो, शरिया का मामला हो, तलाक का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, बहस करे और बहस में हराए, मैं बात मान लूंगा। लेकिन जो झूठ फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ मैं सख्त अल्फाज करूंगा इस्तेमाल। कुछ आप लोगों को नॉलेज है ये ट्रिपल तलाक क्या बला है भाई? इस पे बड़ी बहस हो रही है, सरकार कानून बनाने जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे मजहब के अंदर आप इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भारत टूट जाएगा, कुछ कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। कभी सोचते हैं आप लोग कि ये इशू क्या है जिसकी वजह से लोग जो है देश तोड़ने पे आमादा हो जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो देश टूट जाएगा। अब ये देश ऐसा हो गया है क्योंकि कुछ लोगों को देश तोड़ने का मौका 1947 में ऐसा मिल गया जिससे उनको लगता है कि भारत को तोड़ना आसान हो गया है, लिहाजा हर छोटी छोटी बात पर वो देश तोड़ देते हैं। और आप जैसे नौजवानों से मेरी एक शिकायत है और विनती भी है, शिकायत तो मैं नहीं कह सकता। अगर आपको कश्मीर के बारे में नहीं पता तो इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अगर पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, उनके नाम क्या हैं, वहां क्या घट रहा है, तो हमें पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं बताना चाहिए। हां, लेकिन मुझे यह जरूर पता होगा कि अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, इस कुछ लोगों को जरूर पता होगा। हमको अगर अपने पड़ोसी के बारे में नहीं पता है और तीसरे राज्य के 5वें कॉलोनी के बारे में पता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम पड़ोसी को नहीं समझ पा रहे 70 साल में, तो हम अमेरिका और फ्रांस में हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसको समझने के लिए दूसरे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर घर महफूज नहीं है, पड़ोसी महफूज नहीं है, पड़ोसी के कारण आपका घर जो है सुरक्षित नहीं है, उसको जानना ज्यादा जरूरी है। आपके मन में कोई सवाल आता है कि ट्रिपल तलाक के बारे में, शरिया के बारे में, जानते हैं आप लोग शरिया क्या होती है? जोर से बोलिए ईमानदारी से, कोई उसकी बात नहीं है। आपको नहीं पता शरिया? एवरेज उम्र क्या होगी आप लोगों की? 21-22 साल, 17-18। गुड गुड, ये अच्छा है वैसे, गुड। ज्यादातर लोगों की आदत होती है उम्र बड़ी नहीं बताते हैं। देखिए, हमारे यहां एक बहस चल रही है और उस बहस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, पाकिस्तान जो कुछ करेगा मुझे लगता है उसके लिए भारत की सेना मौजूद है। उस सेना का काम है कि वो देश की हिफाजत कैसे करे, और दूसरी फोर्सेस हैं। लेकिन हमारे यहां एक चीज की जो कमी है, जिस कारण चंद मुट्ठी भर लोग टेलीविजन से लेके अखबारों और अखबारों से लेके कन्याकुमारी तक जो भाषण देते हैं, उसकी कमी यह है कि हम इंटेलेक्चुअली उनको काउंटर नहीं कर पाते। हमें विषय ही नहीं पता है, हमें जानकारी ही नहीं है। और जो हमारे बीच में जानकार लोग हैं, जो काम 47 में कर रहे थे, जो काम उन्होंने 1962 में किया, वही लोग आज फिर टेलीविजन पे बैठते हैं और गलत बात बताते हैं, गलत आर्गुमेंट देते हैं। हमारे देश को आप हजारों खतरे गिना सकते हैं, लेकिन बहैसियत हिंदुस्तानी, मेरा 27-28 साल का जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस है, यह महज इत्तफाक है कि मैं
एक ऐसी जगह पैदा हुआ, वहां पढ़ा जहां मुझे कुरान शरीफ कंपलसरी था पढ़ना, यह हिंदुस्तान की बात है। और उसके बाद उर्दू कंपलसरी थी। उर्दू वैसे मेरी अपनी मादरी जबान भी है। उस वजह से चीजों को समझने में और उनके कुछ नतीजे पे पहुंचने में शायद मुझे ज्यादा आसानी हुई। पाकिस्तान की नौकरी और पाकिस्तान को समझना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी। मेरे लिए इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म को, फ्रॉड कम्युनिस्टों को, कामरेडों को समझना चुनौती थी कि हमारे यहां जो सेकुलरिज्म के नाम पे लोग, एक बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, सेकुलरिज्म के नाम पे जो पार्टियां बनी हुई हैं, उनका सेकुलरिज्म अजीब व गरीब है। एक पार्टी, सेकुलर पार्टी का नेता कहता है कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, वो सेकुलर है। एक पार्टी जो बनी इस काम के लिए थी, जो बताती यह है कि मेरा प्रियम्बल यह है कि मैं दलितों के उत्थान के लिए बनी हूं, वो जब उत्तर प्रदेश में टिकट देती है तो वो मुसलमानों को देती है 100 और दलितों को देती है 65। वो भी पार्टी सेकुलर है। एक बिहार में है, वो कहते हैं कि कुछ यादव हैं 16% और 16% मुसलमान हैं, इन दो को मिलाकर के हम सत्ता हासिल कर सकते हैं, वो भी सेकुलर है। फकत यह है कि सेकुलरिज्म की कई सारी दुकानें हैं, और ये अगर इतने ही सेकुलर हैं तो एक नहीं होते। एक का सेकुलर यहां तक है, दूसरे का यहां तक है, तीसरे का वहां तक है, चौथे का पाकिस्तान तक है। लेकिन 70 साल के बाद अशोक जी, जो मैं सामाजिक परिवर्तन देखता हूं कि पहली बार इस देश में पोलराइज होकर वोटिंग हुई और हर आदमी, पढ़े लिखे ने, गरीब ने, अमीर ने, जिसने भी वोट दिया उसके तर्क बड़े मजबूत थे। ये जब आप घूमते, अगर हिंदुस्तान में 2014 का चुनाव देखते या उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते तो आपको समझ में आता कि लोगों में किस बात को लेकर गुस्सा है। और ये 70 नहीं, ये 800-900 साल के गुस्से के कारण आज नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में बैठे हुए हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। हमारे देश में इस पे तो बहस हो सकती है कि फिल्म पीके बनेगी, और पीके के अंदर मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। हमारे यहां पद्मावती बनेगी, और सॉरी टू से विद माय यंग फ्रेंड, आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिकॉज आई कांट चेंज। एक फिल्म बनी है और वो फेस्टिवल जो गोवा में चल रहा है उसमें चलाने के लिए बड़ा उस पे बवाल उठा है। उस फिल्म का नाम है सेक्सी दुर्गा। नो, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ लव, इज ए मैटर ऑफ शेम। ये दुख की बात है कि हमारी खामोशी, हमारे पेशेंस, हमारे तहम्मुल का इतना इम्तिहान लिया जा रहा है कि हमने जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी बर्दाश्त किया, इसलिए कि हमारे मिजाज में गाली देना नहीं लिखा है। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ने, तमाम सोशल एक्टिविस्टों ने आज मजबूर कर दिया है कि एक टेलीविजन का एंकर अगर यह सवाल पूछता है कि सेक्सी दुर्गा बनेगी तो सेक्सी फातिमा का ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती। और जब वो ये कह देता है तो इस देश में नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी हमारे सेकुलर हैं, लिबरल हैं, मॉडरेट हैं, सब कहते हैं ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। तो जो सेंसिटिविटी मेरी है वो दूसरे की भी है। मेरी सेंसिटिविटी के धज्जियां आप चौराहे पे उड़ाएंगे इसलिए कि मैं गाली नहीं दे सकता। मुझे नहीं बताया गया कि गर्दन जो है, जब एक मोहम्मद साहब का दामाद सुबह 4:30 बजे की नमाज पढ़ रहा था, जिसका नाम अली था, जो उनका दामाद था, जो फातिमा का पति था,
उसका कत्ल अगर सुबह फजर की नमाज में लोग कर सकते हैं, जिनके खून में इस तरीके का उबाल है, हम उसका अगर मुकाबला नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कुछ भी कहो इनसे, कुछ भी चढ़ाओ इनसे, ये हथियार तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि 70 में भी तब मुंह पे तमाचा खाने से हमको आजादी मिली थी, ये हमको पढ़ाया गया। अब लोग बोलने लगे हैं, अब टीवी एंकर बोलने लगा है, अब टेलीविजन की डिबेट में सवाल लोग खड़ा करते हैं, भाई कि रामचंद्र जी को गाली दोगे, अगर ये गाली तुम रामचंद्र जी को दे सकते हो तो मोहम्मद साहब को गाली सुनने का भी अपने अंदर पेशेंस रखो। ये नहीं होगा, एक तरफा नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा जाता है, एक वर्ग आपके बीच का कहता है हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है, हम इंटॉलरेंट हो गए। अरे जिन्होंने 800 साल तक आपकी इंटॉलरेंस को बर्दाश्त किया, आप उसकी नाराजगी को भी इंटॉलरेंस कहते हैं। भाई हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कोई किताब यह नहीं कहती है कि मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं और मेरे सिवा कोई नहीं। इस्लाम के 72 फिरके हिंदुस्तान में हैं, जो सऊदी में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, अमन में नहीं है, मस्कट में नहीं है, और उसके बाद भी हमसे सवाल हो रहा है कि हम इंटॉलरेंट हैं। हमने तो अपना घर देकर लुटा करके लोगों को बसाया है। लेकिन अब हम देखते हैं अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, पूरी दुनिया में क्या आपने आलम मचा रखा है। हम अपने घर को बचाने के लिए नाराजगी भी ना प्रकट करें, और वो प्रकट करते हैं तो आप कहते हैं ये तो इंटॉलरेंट लोग हो गए। क्या चाहते हैं आप हमारे घर में घुस के आपने जो बंगाल में किया, जो आसाम में किया, जो केरल में हर दिन खबर सुनते हैं आप, हम वो होने दें तो हम इंटॉलरेंट आदमी हैं, और नहीं होने देते तो भाई हिंदू जो है अब इंटॉलरेंट हो गया है, लिहाजा देश जो है वो टूट सकता है। यानी देश इसलिए मजबूत है कि इस देश का हिंदू 800 साल से जूते खा रहा था, जूते खाता रहे, उसके देवी देवताओं, उसके संस्कृति, उसके कल्चर को आप तहस नहस कर दीजिए, लेकिन देश बचा रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल जरा सा पूछ लो किसी से तो लोग इतनी हिम्मत करते हैं कि देश तोड़ देते हैं। यह कमजोरी किसकी है? यह कमजोरी इस बात की है कि जहां आप बैठे हैं वहां हो सकता है 25, 30, 35 साल पहले मैं भी बैठा था, लेकिन मुझे आरएसएन सिंह साहब जैसा कोई आदमी भाषण देने नहीं आया था। मुझे यह बताने नहीं आया था कि आप किधर जा रहे हैं, यह देश किधर जाएगा, आप किधर जाएंगे, कहां जाएंगे, किस तरह जाएंगे, क्या करना है, यह नहीं बताया गया। पढ़ लो, पढ़ लो, हमको पढ़ने के लिए बोला गया। हमारे बहुत भाई बहन हैं, सब पढ़ लिए। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहता, जितना पढ़ लिया उतना ही काफी है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, कोई बोर तो नहीं हो रहा आप मेरी बातों से? पक्का? आप से मेरी विनती है, और शायद इसी विनती करने के लिए हम लोग जगह जगह अश्वनी भाई, पुष्कल भाई और इनकी पूरी टीम, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ये लोग लगातार इसी काम को कर रहे हैं, और ये पर्दे के पीछे रह करके ये तमाम सारी व्यवस्था करते हैं। और हम सारे लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि अपनी बात से आज के युवा को जगा सकें, उसको बता सकें वो कहां भटक रहा है। अगर आपको कश्मीर के बारे में नहीं पता, केरला में बैठने वाले को नहीं पता, आगरा में बैठने वाले को नहीं पता, तो आपको क्या लगता है कि दुश्मन तो आपको बताएगा नहीं? वो तो चाहता ही है कि आपको पता ना रहे, इसलिए जो कुछ वो कर रहे हैं वो खुलेआम करे। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगे कि कश्मीर में कौन चोर है, किसने दगा किया है, और सिंह साहब कह रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो श्रीनगर में आप तिरंगा नहीं फहरा सकते, जम्मू कश्मीर की वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री मोहतरमा मुफ्ती ने भी यह जुमला बोला था कि अगर धारा 35A जो संविधान के अंदर एक बड़ा फ्रॉड, एक बड़ा इलीगल, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है जिसको 70 साल से देश ने नहीं बताया,
अगर उसको हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। जोर से बोलिए शेम। ये एक मौजूदा मुख्यमंत्री कह रहा है तिरंगे के लिए, और वो इसलिए कह रहा है कि उसको मालूम है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान सोया हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोगों ने उस प्रतिक्रिया में यह भी कहा कि हो सकता है कि आपकी गलतफहमी हो कि श्रीनगर के अंदर अगर धारा 335 हटा दी गई तो उसको तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी उनको पता है कि देश इतना जाग चुका है कि महबूबा मुफ्ती तुमको भी कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, वो भी कश्मीरी हैं, और दिल्ली में भी एक कश्मीरी परिवार है जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खत्म ही नहीं हो रहा। फारूक अब्दुल्ला से कई बार मेरे इस जर्नलिज्म में उनसे मिलने का मौका मिला। ये जो चेहरे आप कश्मीर में देखते हैं, वो हुर्रियत का चेहरा हो, वो मुफ्ती का हो, वो शेख का हो, वो फारूक अब्दुल्ला का हो, वो हैदरी और बाबरी जैसे लोग जो टेलीविजन पर रोज बैठते हैं और खुलेआम भारत की जुडिशरी को गाली देते हैं, खुलेआम भारत की दिल्ली को चुनौती देते हैं, वो खुलेआम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है और हम इंडियन नहीं हैं, और ये बेशरम लोग हैं, वो बेगैरत लोग हैं कि जो हिंदुस्तान के आपके और मेरे टैक्स से जिनके घर चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, 2-2 रुपए की चीज यहां से जाती है जो आप 70 रुपए और 180 रुपए किलो दिल्ली में खरीदते हैं, वो लोग ये कहने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं और कश्मीर हमारा है और हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। ये बेगैरती इसलिए है कि हिंदुस्तान में खामोशी छाई हुई है, लोग बोलते नहीं हैं। इसलिए आप अपनी आवाज में तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ अपनी बात को रखिए। कोई माई का लाल आपको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई मुंह खोल नहीं सकता आपके सामने। मैं सिर्फ और आरएसएन हम दो की कोशिश है कि लोगों को फैक्ट बता दें, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। पाकिस्तान की किताबों में पहली क्लास से लेके 7th क्लास तक जो पढ़ाया जाता है वो आपको किसी को पता नहीं होगा, नहीं पता होगा आपको। मुझे कोई 12 साल हो गए और कोई 100-200 बार मैं पाकिस्तान जा चुका हूं, मेरी नौकरी की वजह से जाना होता है। उन्होंने इतिहास क्या पढ़ाया है, जरा इस बात पे गौर भी कीजिए। उन्होंने इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहां हिंदू को जो उसको आप ये कहें कि सिंबलाइज कैसे करते हैं, वो हिंदू को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। और वो कहते हैं कि ब्राह्मण चोर होता है। ये इसको हिंदू वाले कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, वो वहां उसको ब्राह्मण के कॉन्टेक्स्ट में हमारे जाति व्यवस्था के कारण नहीं कहते। उनको लगता है कि इस देश में इंटेलेक्चुअल जो था, उस वक्त के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो ब्राह्मण थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, इसलिए वो हिंदू को ब्राह्मण कहते हैं। हम लोग जो हिंदुस्तान में जिस तरीके से उस नुक्ते नजर से नहीं देखिए। वो कहते हैं कि जो ये ब्राह्मण है ये चोर है, ये लालची है, ये मक्कार है। और उसकी तस्वीर कैसे बनाते हैं, जब आप 3री-4थी में पढ़ रहे हो तो अक्सर देखा होगा कि कुछ वर्ड लिखे जाते हैं और फिर उसकी तस्वीर से बच्चे को समझाने की कोशिश की जाती है। उस पंडित की एक लंबी सी चुटिया है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसका टमी करीब 1.5 फीट बाहर है और आंखों में उसके गुस्सा है, हाथों में उसके मांस है। ये उसका पोर्ट्रे किया जाता है। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ था, उनका मानना है, उनकी तारीख, उनकी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाता है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के हिंदू ने, हिंदुस्तान के ब्राह्मण ने अंग्रेजों से मिलके मुगलों के खिलाफ एक साजिश रची और जिस तरीके से मुसलमानों को पाकिस्तान बना के भगा दिया गया, वो हिंदू, हम उस हिंदू से
अपने मुगलों, हमारे पूर्वजों, जिन्हें वो अपना पूर्वज कहते हैं, मुझे पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक भी बेटा बेटी मुसलमानों का नहीं मिला जिसका खानदान उज्बेकिस्तान से आने वाला बाबर और उसकी मां जो मंगोल की थी उससे नजर आता हो। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान अपने आप को पूर्वजों से सिर्फ इसलिए कहता है कि उन्होंने इस देश में हिंदुओं की पहचान, हिंदू की संस्कृति, हिंदुओं के मंदिर, तमाम चीजें तोड़ी, हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की, उनके साथ तभी तरह की बुटलटी की। इस प्लेजर को, इस सैडिस्ट प्लेजर को पाने के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान कहता है कि अंग्रेज जब यहां से गए थे तो हमें कमान मिलनी चाहिए थी। यह हिंदू बीच में कहां से आ गया? ये तो अंग्रेजों का भी गुलाम था, ये तो मुगलों का भी गुलाम था। ये वहां की किताबों में पढ़ाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का एक मंत्री जो आजकल बेरोजगार हो गया है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है रामपुर, उसने भी यही कहा था। और मशहूर दानिश्वर इंटेलेक्चुअल कुलदीप नैयर ने उसको अपनी किताब में लिखा कि हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े मुसलमान हैं जिनकी भी सोच यही है। इसलिए जो नारा लगा था बहुत पहले कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो आपको ताज्जुब लगता होगा। मुझे 20-25 साल पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भी ताज्जुब नहीं लगता था और आज भी ताज्जुब नहीं लगता है। आज इस देश के अंदर वो फोर्सेस, चाहे वो कम्युनिस्टों के साथ मिली हो, ये जिहादी एलिमेंट और कामरेड का जो मिक्सचर है, और ये जो सेकुलरिज्म की जो घुट्टी आपको पिलाई गई है, इस सेकुलरिज्म का मेरी मतलब समझ में नहीं आता। ये देश के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए लोगों की हिम्मत हो जाती है कि चंद लोग टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि हंस के लिया था पाकिस्तान। क्योंकि हमने सबक नहीं सीखा कि सोहरावर्दी ने बंगाल में क्या किया था। मुझे लगता है आप में से किसी को नहीं पता होगा। ये इतिहास के पन्ने हैं, इसको पलटिए। इसलिए मत पढ़िए कि इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए पढ़िए कि आपकी 10 साल बाद शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, आप उनको सही बात बता सकें। नहीं जैसे आप भटके हुए हैं वो बच्चे भी भटकेंगे। आप सच बात तो बताएं कि डायरेक्ट एक्शन हुआ था बंगाल में। सोहरावर्दी नाम का एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर था यूनाइटेड बंगाल का, और आज भी 14 अगस्त को उसको दिन को याद किया जाता है। उस चीफ मिनिस्टर ने, जो लोग आज ताज्जुब करते हैं कि बांग्लादेश कैसे बन गया, किसी की समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान जब बना तो ये पंजाब का हिस्सा तो समझ में आता था कि भाई बट गया क्योंकि वो जमीन का मामला था, लेकिन इधर पाकिस्तान बन रहा है और उधर बंगाल में भी पाकिस्तान बन रहा है। एक पाकिस्तान यहां है, एक पाकिस्तान वहां है। ऐसा कहीं होता है मुल्कों में कि एक हिंदुस्तान यहां है, एक मॉरिशस में है, देश के उस कोने पे है? हिंदुस्तान एक ही होगा ना भाई। तो पाकिस्तान जब वेस्टर्न बॉर्डर पे बन चुका था, पंजाब का डिवीजन हो चुका था, और खैबर पख्तूनख्वा या हमारे सिंध है या ये जो बलूचिस्तान है, ये तो पहले से वहां उस इलाके में मौजूद थे। तो बंगाल के विभाजन पे जो लोग खामोश रहे उनको याद रखना चाहिए कि अगर बंगाल में जो 1946 में 47 में डायरेक्ट एक्शन जो हुआ सोहरावर्दी के अंदर, उस सोहरावर्दी ने बंगाल की पुलिस को 3 दिन की छुट्टी पे भेज दिया और एक पूरे मंसूबे, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, और फिर मास किलिंग हुई, मास लोग हिंदू मारे गए उसमें बंगाली। तो अगर आपको 46 याद होता तो कभी ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनता, लेकिन उसकी नींव रख ली गई थी। लेकिन हमारी कौम, हमारे लोग, हमारे इस देशवासी भूलने के आदी हैं। हम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। छोड़ो ना, क्या हुआ, आगे बढ़ो। और स्थिति यह हो गई है कि आपका बंगाल में आज जो कुछ हो रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कभी कोई कहता है दुर्गा का विसर्जन नहीं हो सकता, कोर्ट कहती है होगा, वो कहता है नहीं हो सकता। कभी कोई जिहादी खड़ा हो जाता है, कहता है मोदी की गर्दन काट दूंगा। इस देश में ऐसे ही चल रहा है, कोई गिरफ्तार नहीं होता। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक तरफा है इस देश के अंदर। इसीलिए इस देश में सेक्सी दुर्गा मूवी बन जाती है और बनाने वाला खुला घूमता है। और इसीलिए रोहित सरदाना नाम के एक एंकर को पूरे देश में उसके खिलाफ माहौल चल रहा है। कोई 10 करोड़ रुपए कह रहा है उसका सर लाओ, कोई 1 करोड़ कह रहा है, पता नहीं सरदाना का सरना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। इसलिए कि सरदाना के साथ इस देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए था। उनकी चुप्पी की वजह से उनकी जो है आवाज को ताकत मिलती है। ये इश्यूज आपके सामने हैं भाई। आप सब्जेक्ट तय करते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। सब पढ़िए,
थोड़ी देर हिंदुस्तान के बारे में भी जानिए, अपने पड़ोसी के बारे में भी जानिए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। और आप अगर इस दौर में खामोश रहेंगे तो दुनिया आपसे सवाल पूछेगी, आपकी आने वाली जनरेशन आपसे सवाल पूछेगी। जो लोग कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए आप देखिए कि इस देश में हर छोटी सी बात पर हाई कोर्ट फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। नाली साफ करो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, दही हांडी की लंबाई कितनी हो तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। आप ये भी बताएगा कि इस देश के अंदर जो महाकाल है उज्जैन, उस पे 50 लीटर पानी डालो या 5 लीटर पानी डालो, इस सुप्रीम कोर्ट हो क्या है भाई? ऐसा लग रहा है कि इसके जज बेरोजगार खाली हो चुके हैं, इनके पास कोई काम नहीं है।